जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 के हवाले से। कल हमने बायोलॉजी के हवाले से बात की, उसकी डेफिनेशन के हवाले से बात की, फिर लाइफ के हवाले से बात हुई। फिर हमने डिस्कस किया था कि लाइफ के करैक्टर्स क्या हैं। तो आज मैं बात कर लेता हूँ भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की शाखें कौन सी हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसी आम तौर पे ब्रांचेस हैं जो आप अर्लियर 9th या 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल उनके एक एक लफ्ज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं भी एक एक लफ्ज़ की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट वन ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। देखिए, मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हम मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक को हम बात करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है इसका दूसरा नेम है अनाटॉमी। तो हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स फिर आम तौर पे अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गई, और अगर हम विद नेकेड आई आम आंख से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस स्ट्रक्चर। तो अनाटॉमी फिर माइक्रोस्कोपिक भी हो गई और ग्रॉस अनाटॉमी भी हो गई। इसी तरह जो सेकंड ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। नाम से जाहिर है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर आगे जब डेवलपमेंट करता है फिर आगे इंडिविजुअल बनता है। तो इस स्टडी को जो हम सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को देखते हैं दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी। तो थर्ड वन ब्रांच इज जेनेटिक्स। जी, नाम से जाहिर है जीन से बात है, तो स्टडी ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल्स। इसमें हम विरासती खसूसियात का मुताला करते हैं कि वो किस तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती है। तो नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन, उन्हें हम नाम देते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज के मुताबिक हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर प्रिजर्व इन द रॉक्स। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं एवोल्यूशन के हवाले से। एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री। अगर हम अबाव इज्दाद की हिस्ट्री को, तारीख का मुतालिया करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। यानी इस एवोल्यूशन से हमें अंदाजा होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह ग्रेजुअल चेंजेस हुए। नेक्स्ट वन इज ज़ूजियोग्राफी। ज़ू मीन एनिमल। तो इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन द स्पेस और ऑन द अर्थ। जमीन पर जानदार जानवर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो इस किस्म की स्टडी को हम कहेंगे ज़ूजियोग्राफी। ये ऐसी ब्रांचेस थी जिनसे आप पहले ही वाकिफ हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ थोड़ी डिटेल से दी हुई हैं उनमें पहली वाली है जनाब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नाम से ये भी जाहिर है कि इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, लेकिन कहाँ स्टडी करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ जी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सेल्स की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे एंड देयर ऑर्गेनेलीज,
और उनके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, उनकी भी स्ट्रक्चर को हम स्टडी को अगर हम देखें एट मॉलिक्यूलर लेवल्स, तो देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स और उनके जो ऑर्गेनेलीज हैं उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अगर हम ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए इस इकोलॉजी में हम देखते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट। इसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के जो रिलेशन है अपनी एनवायरमेंट के साथ, माहौल के साथ, अगर हम उनका स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में हम दो चीजें देखते होते हैं, एक ऑर्गेनिक एनवायरमेंट और दूसरी हम बात करते होते हैं इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट। तो नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। ये ब्रांच भी नेम से जाहिर है कि हम यहां स्टडी करते हैं पैरासाइट को। अब पैरासाइट क्या होता है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करे, चाहे वो डिजीज काज करे या ना करे, उसे हम नाम देते हैं पैरासाइट। एक्टो भी होते हैं पैरासाइट, एंडो भी होते हैं। तो पैरासाइट की स्टडी में क्या शामिल होगा कि हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि उसकी साख किस तरह की है, हम उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो एक होस्ट से किस तरह दूसरे होस्ट की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये भी हम स्टडी करेंगे। जैसे आप आजकल वायरस के हवाले से आप परेशान हैं, देख रहे हैं, तो उसमें भी हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जब पता चल जाता है तो हम फिर प्रिवेंशन करते हैं। तो हम स्टडी ऑफ पैरासाइट को नाम देते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम देखते क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी का साइकिल दौरानिया कैसे मुकम्मल करता है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, लाइफ हिस्ट्रीज देखते होते हैं। और दूसरा जो अहम चीज हम देखते होते हैं वो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, कि उस पैरासाइट का होस्ट के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वो डिजीज काज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस किस्म की तमाम स्टडी अंडर ब्रांच ऑफ पैरासाइटोलॉजी है। तो नेक्स्ट वन माइक्रोबायोलॉजी। जी ये नाम से रह रहे कि इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर ना आए, उन्हें माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करें तो उन्हें नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, सम एल्गी हैं, सम फंजाई हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह नेक्स्ट वन ब्रांच इज कॉल्ड द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देखें जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जो आबी एनवायरनमेंट है, ये दो तरह की होती है। एक को हम फ्रेश वाटर, जिसमें साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, और दूसरी होती है मैरीन, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या हुई? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का यहाँ स्टडी करेंगे
जो मौजूद हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, और ये फ्रेश वाटर बॉडीज कौन से हो सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं, स्ट्रीम्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, तो इनके अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और हम उनको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और यहाँ जितनी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, हम दो फैक्टर लाजमी देखते होते हैं। एक उनके फिजिकल पैरामीटर, रंग जायका वो कैसा है, और दूसरा हम उनके देखते होते हैं केमिकल पैरामीटर, कि वहां कौन से केमिकल है, ऑक्सीजन कितनी है, कम तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, या टॉक्सिक मटेरियल अगर है तो लाजिम बात है वहां जानदार कम होंगे। तो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर या करैक्टर्स भी लाजमी स्टडी करते होते हैं, चाहे फ्रेश वाटर बायोलॉजी होगी चाहे मैरीन बायोलॉजी होगी। अब मैरीन बायोलॉजी नाम से जाहिर है कि इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ओशियंस, बड़े समंदर, एंड सीज, छोटे समंदर, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओशियंस और सीज में मौजूद हैं, अगर उनको हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। और इसमें भी दो फैक्टर मैंने पहले मेंशन किया है कि लाजमी देखेंगे, एक फिजिकल और दूसरे केमिकल। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से जाहिर है कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मैन। तो इसमें हम इंसान का मुताला करेंगे। कैसे मुताला करेंगे? जितनी ब्रांच आपने पहले स्टडी की हुई है, फॉर एग्जांपल कि चाहे आप बात करें फिजियोलॉजी की, चाहे आप बात करें फिजियोलॉजी में क्या देखते होते हैं, फंक्शंस देखते होते हैं, चाहे आप अनाटॉमी के हवाले से बात करें, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के हवाले से, चाहे आप जेनेटिक्स के हवाले से बात करें, चाहे आप एवोल्यूशन के हवाले से बात करें, चाहे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से बात करें, लेकिन हो किसके मुतालिक? इंसान के मुतालिक हो, ह्यूमन बॉडी के मुतालिक हो, मैन के मुतालिक हो, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सोशल बायोलॉजी, in which we study the social behavior, समाजी रवैये, एंड कम्युनल लाइफ, और ग्रोही जिंदगी। तो इसमें हम दो फैक्टर लाजमी देखते होते हैं कि हमारे समाजी बिहेवियर किस तरह के हैं, और हम जब ग्रोह की शक्ल में रहते हैं तो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो सोशल बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। जी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of use of living organism, process or system in manufacturing and service industries। देखें भाई, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, उनके प्रोसेस का इस्तेमाल या उनके सिस्टम का इस्तेमाल, कि उनके सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उससे हमें क्या फायदा पहुंच सकता है, किसमें? इन मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज की तैयार करने में, किसी चीज को बनाने में, एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, और किसी चीज की खिदमत करने वाली सनतों में, मिसाल के तौर पर मेडिसिन के हवाले से। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उनके प्रोसेस का या उनके सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जिससे नई चीजें बनाई जाती हैं जो इंसान की खिदमत के लिए पेश की जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जी, आज हमारा जो लेक्चर था वो बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस थी, उसमें मेन हमने बात की थी इकोलॉजी के हवाले से। इकोलॉजी में हमने क्या देखा था? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म था। नेक्स्ट हमने विद एनवायरनमेंट था, और नेक्स्ट हमने जो बात की थी उसमें हमने देखा था पैरासाइटोलॉजी, उसमें स्टडी ऑफ पैरासाइट था। फिर हमने माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से बात की, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे। फिर हमने जनाब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात की थी, वो आपको याद होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था।
और इसके हवाले से हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी था, मेराइन था, और इसके हवाले से हमने और जो डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी था, जिसमें हमने सर्विस इंडस्ट्री की बात की थी, और इसके अलावा ह्यूमन बायोलॉजी थी, सोशल बायोलॉजी थी। तो ये तमाम आज हमने स्टडी किए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।